नमस्कार साथियों, मैं टीचर प्राइम एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके चला आया हूं अब की बार 130 प्लस का सपना साकार करने। 130 प्लस किसमें? यूपी टेट और सी टेट में। यूपी टेट में और सी टेट में भी अभी क्लासेस जो चल रही यूपी टेट के चल रही है। 130 प्लस का सपना हमने देखा है, आपके लिए देखा है। ये प्रैक्टिस से थर्ड है। इसके पहले हमने पीवाईक्यू कराना है। पीवाईक्यू कराया लगभग 5 क्लास, जो भी पीवाईक्यू 16 क्लास 15 2015 तक जो भी पीवाईक्यू उसको कराया है हमने। थ्योरी की भी लगभग 5 या 6 क्लासेस ली है। अब जाके देखिए, उसको एक्सप्लेन भी किया है, पीपीटी भी उसकी पड़ी हुई है। आप उसको 2x में करके देख सकते हैं, आराम से पॉज करके एक एक चीज को समझ सकते हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 130 प्लस लाना है तो आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी। नहीं, अब आप कितने सालों के बाद यूपी टेट आया है, इसके बाद पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा। आपने अगर ये मौका गंवा दिया तो सोचिए, आप सरकारी शिक्षक बनने का मौका, दूसरा जन्म जीने का मौका आपने खो दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एकदम सीरियस हो जाएं। आप हमारे लेक्चर को देखें। मैं ये नहीं कर बस यही देखें, जो भी आपको मिला है आप पढ़ाई करें, क्योंकि आपके पास मात्र अब 10 दिन ही बचे हैं। तो बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस सेटिस लास्ट में काम आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब पूरे 30 क्वेश्चन है। आप अंत में जरा बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, और ये आपके लिए इसमें कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी है, तो जरूर उसको बताएं। आइए हमने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर है कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कर है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संरचनावादी सिद्धांतों अधिगम के बारे में। तो अधिगम जानते हैं कि एक सक्रिय ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो देखते हैं अधिगम वृत्तीय अनुबंध, आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहार में अनुबंधन है। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम सक्रिय आगे पॉजिटिव विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना, दो चीजें टैग वर्ड मिल गई कि प्रक्रिया है। ये तो सही लग रही है, आगे भी देख लेते हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। स्मरण याद करने की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ भी याद करना, यंत्रवत याद करना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे हमने आपके लिए इसमें माइंड मैप भी कुछ तैयार किया है। जैसे संरचनावाद ज्ञान निर्माण, बालक जो है वो निष्क्रिय श्रोता होता है, लेकिन बल्कि वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सक्रिय सृजन करता है। जो पहले उसको पता है उसके आधार पर वो नई चीजों को सक्रिय रूप से सीखता है। सक्रिय विद्यार्थी अधिगम केंद्र बिंदु बालक के स्वयं की सक्रिय खोजबीन और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। बालक खुद अपने अर्थ का निर्माण करता है और वो देखता है अपना, और इसका जो सृजन है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनावाद और लेव बायोसी ने सामाजिक संघवाद किया। इन्होंने बताया कि बच्चे अपने द्वारा सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन्होंने बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और ये सामाजिक दिए, सामाजिक ज्ञान का निर्माण करता है समाज के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि अपने आसपास वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। कौन मनोवैज्ञानिक था जो वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाता था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं? ये कोई नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ऐसे कोई वैज्ञानिक थे नहीं। थॉर्नडाइक तो प्रयास एवं त्रुटि दिए, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि जिसके 3 नियम दिए, ये जीन पियाजे थे। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आगे देखिए किसमें क्या चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं। एक्स्ट्रा दिया गया अनुकूलन, एडेप्टेशन 3 प्रक्रिया से होता। आत्मसातीकरण, देखिए पुराने स्कीमा या पूर्व ज्ञान में बिना किसी बदलाव की जानकारी को शामिल करना। मतलब पुराना ज्ञान है और प्लस इसी में नए ज्ञान जोड़ दिया जाए, नया ज्ञान, तो उसको हम कहते हैं आत्मसात्करण कर लिया है। पुराना ज्ञान जो था वो ऐसे ही है, उसमें नए ज्ञान को ऐड कर दिया जाए तो आत्मसात्करण हो गया। समंजन या समायोजन, वातावरण में नई परिस्थितियों के अनुसार पुराने
विचारों या स्कीमा में सुधार कर लिया, मतलब नया कोई उसको ज्ञान मिला, पुराना ज्ञान जो भी है उसके अनुसार उसने सुधार कर लिया। जैसे मतलब कि बच्चा जान रहा है कि 4 पैरों वाले सभी जीव बंदर देखा है तो सब बंदर होते हैं, फिर उसको पता नहीं 4 पैर वाले भालू भी होते हैं, हाथी भी होती है, तो पुराने ज्ञान के जो था उसको नए ज्ञान के आधार पर उसमें परिवर्तन कर लिया। नहीं, ये 4 पैर वाले बहुत सारे जानवर होते हैं, तो वो होता है समायोजन। पियाजे का दृष्टिकोण जानते हैं, पियाजे जो थे, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक थे जेबी वाटसन, डायरेक्ट, ये गुथरी नहीं है। कूट लेविन तो क्षेत्र सिद्धांत, डोनाल्ड हैव, इसी तरह एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप, हम कहें डोनाल्ड ट्रंप आ गया, जो कि बहुत खराब आदमी है। ये बस चाहता है कि दुनिया आपस में भीड़ ही रहे ताकि इसका बिजनेस चलता रहे, इसके फेर में नहीं पड़ना है। ये इसका सही ऑप्शन है, जेबी वाटसन। इन्होंने एक बात कही थी कि आप मुझे कुछ बालक दे दीजिए और मुझे बता दीजिए इन बालकों को क्या बनाना है। मैं चाहूँ तो इनको इंजीनियर बना दूँ, मैं चाहूँ तो इनको डॉक्टर बना दूँ, मैं चाहूँ तो इनको कुछ भी बना दूँ, मैं चाहूँ तो इनको चोर बना दूँ। मतलब ये आप बच्चे दीजिए, भूल दीजिए, इसके बाद ये जो चाहे वो बना सकते हैं उसको। इन्होंने ये कथन है, ये कथन भी पूछा जाता है। देखिए इसमें दिया भी है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उसकी प्रशिक्षित करके डॉक्टर, वकील या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये कहा था जेबी वाटसन ने, जो व्यवहारवाद के जनक हैं। तो ये इस चीज को याद रखेंगे। निम्नलिखित सूची में से बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। ये है गुणात्मक, गुणात्मक जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है, मात्रात्मक होता है। एक जो दिखता है, जो दिखता है। अब देखिए गुणात्मक कर रहा है, यानी वो चीजें दिखती नहीं होंगी। अब गुणात्मक परिवर्तन मतलब आपका दिमागी विकास हो रहा है, आपका बुद्धि का विकास, संवेगात्मक विकास हो रहा है, वो कहाँ दिखता है? तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक में लंबाई बढ़ रही है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ, ये सब मात्रात्मक परिवर्तन है। तो करे गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, कौन गुणात्मक है? वजन मात्रात्मक है, दृष्टि, बाल ये जो बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, सब मात्रात्मक है, दिखता है। दांत बढ़ रहा है, दिखता है। दृष्टि नहीं दिखती है। दृष्टि मतलब देखने की क्षमता, ये आंख की बात नहीं हो रही, देखने की क्षमता, अरे वो दृष्टि की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दृष्टि बनाम विकास, मैंने जो चीजें लिखा उसको समझा ही दिया है। करें निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? किशोरों की एक चुनौती नहीं है। किशोर जो होते हैं उनके लिए बहुत सारी चुनौती होती है। तो कौन सी चुनौती कह रहे हैं नहीं है? कह रहे कि अपराध, भाई अपराधी तो हो ही जाते हैं। नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है। तो किशोरावस्था में अपराध की भावना ही आती है। आप देखते होंगे 3-3 बच्चे होते हैं मोटरसाइकिल पे, यूं लहरा लहरा के मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो अपराध ही तो है। 15-16 साल की उम्र में मोटरसाइकिल यूं 80 पे भगाते हैं, तो वो सब अपराध की ही श्रेणी में आएगा। तो ये तो होता है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, हाँ ये एक चीज बढ़ती है, देखते हैं आसपास जरूर देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है 12-15 साल के, वो 17 साल के, वो सिगरेट पीना, इस तरीके धूम्रपान करना, मादक पदार्थ इसी को कहते हैं, बियर शराब पीना। उनको कई लोग होते हैं बहुत अच्छा मानते हैं कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है तो ये करना ही पड़ेगा, तो ये भी हो जाती है। आहार संग्रहण संबंधित विकार, आहार संग्रह मतलब कि भोजन संग्रहण की बात कर रहे हैं, संबंधित विकार भी होते हैं। असुरक्षा एवं निर्भरता, असुरक्षा एवं निर्भरता ये चीजें नहीं होती हैं, और नहीं का भाई नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही है। नहीं पूछा है तो ये असुरक्षा एवं निर्भरता, और सुरक्षा नहीं सुरक्षा होता है, तो ये चीजें ये गलत बोला है, तो ये चीजें सही नहीं हो जाएंगी। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हैं सक्रिय समस्या निर्भरता, तूफान की अवस्था। और तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है। जो किशोरा, स्टेनली हॉल, स्टेनली या स्टेनले दोनों लिखा जाता है, हॉल, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था। आइए आगे चलते हैं। कह रहे क्वेश्चन जो प्रेरणा के बाद आना चाहिए, मतलब प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? चलिए जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। प्रेरणा के बाद इनाम आना चाहिए। इनाम उनाम तो जानते ही हैं कि निष्क्रिय प्रेरणा है। फटकार आना चाहिए, नहीं। ज्ञान आना चाहिए। प्रेरणा के बाद ज्ञान नहीं आएगा, हाँ
प्रेरणा एक प्रोत्साहन है जो रुचि पैदा करती है, आपको सीखने में और ज्यादा लगाव आता है। मैं आपको जैसे प्रेरणा मोटिवेशन दूं कि अगर आप यूपी टेट पास नहीं हो पाएंगे तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे, आप अगर बच्ची हैं लड़की हैं तो आपकी शादी कराने लगेंगे कि इसको हमने बीएड या डीएलएड कराया और ये यूपी टेट का एग्जाम नहीं निकाल पा रही है, अब शादी के लिए परेशान हो जाएंगे, कहीं शादी करा देंगे। अगर आपको मोटिवेशन मिल गया, नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे सरकारी शिक्षक बनना है, और अंदर से मोटिवेशन आ गया तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सही ऑप्शन प्रोत्साहन है इसका। आगे आइए, वक्र देख सकते हैं, प्रोत्साहन देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है संवेगात्मक? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष है, सीखने के भावनात्मक पक्ष है, सीखने के क्रियात्मक पक्ष है, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो देखिए संवेग है तो संवेग भावनात्मक होता है, तो सीखने के ये भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नहीं, संज्ञानात्मक, सीखने के वैज्ञानिक, क्रियात्मक, अच्छा हाँ ठीक है। ब्लूम भाई साहब थे, सीखने के 3 गो पक्ष दिए। एक संज्ञानात्मक पक्ष है जिसमें मस्तिष्क, ज्ञान, चिंतन, तर्क, मानसिकता। एक भावनात्मक पक्ष है और एक क्रियात्मक या गणितीय पक्ष है। तो इन्होंने ये 3 पक्ष दिया। याद रखेंगे ब्लूम ने अधिगम के वर्गीकरण 3 भागों में किया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जरूर अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताएंगे। कह रहा है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जरूर देख लेंगे। मैंने जब भी आपको अधिगम का थ्योरी कराया था, अधिगम के बारे में अच्छे से बताया था, तब बताया था अधिगम के बारे में कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। तो ये अधिगम है, ये विचारण नहीं है, अनुभूति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, अधिगम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तदोदर, नतोदर, ये तो होता ही है, मिश्रित भी होता है। मतलब 3 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक अधिगम का वक्र मान के चलिए ये है, तो अधिगम एक ऐसे होगा, ऐसे मतलब आराम से एकदम संपूर्ण सही से सीखते हुए जा रहा है। उसके बाद एक किस टाइप का होगा, इसमें बच्चा सीख रहा है, कभी हो रहा है, कम हो रहा है, सीख रहा है, ये हो गया मिश्रित जिसको बोलते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है? एक ऐसे हो सकता है कि सीखा, उसके बाद सीखना स्लो हो रहा है। एक है कि शुरुआत कमजोर किया लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये 3 या 4 प्रकार के हैं। ये नहीं होगा तब भी ये 4 प्रकार के हैं, एक इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग, एक मिश्रित। लंबवत देखिए इसमें कहीं है, नतोदर है या अवतल बोलते हैं इसको, लंबवत नहीं है। मिश्रित देखिए है, ये उत्तल भी है देखिए उधर, लेकिन ये लंबवत नहीं है। तो पूछा नहीं है तो लंबवत नहीं होता है, तो ये लंबवत सही जवाब हो गया। बाकी ये होते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे आइए, सब वही चीज दिया जो मैंने समझाया है। और कह रहा है अभिलेखित वाचित अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं? ये कह रहे किसके द्वारा करेंगे? ये माओर, पावलाव तो शास्त्रीय, आप जानते हैं, शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत, ये शास्त्रीय अधिगम सिद्धांत दिए। स्किनर का आप जानते हैं क्रिया प्रसूत, ये सही ऑप्शन है। ये दोनों लोग गलत हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी नंबर ही सही ऑप्शन है। आप यहां देख भी सकते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे कोहलर तथा कोप्पा के अनुसार सीखना होता है। क्या होता है सीखना? अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा। तो कोहलर क्या दिया है? सूझ का सिद्धांत। कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत। 1 मिनट, कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ का। प्रयास द्वारा कितना दिया? थार्नडाइक।
थार्नडाइक भाई साहब ने अनुकरण दिया दिया था स्किनर। स्किनर अभ्यास एवं प्रयास द्वारा, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सब बता दिया आपका, तो ये राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे आइए। अरे अंतर्दृष्टि या सूझ, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण। शिक्षार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित, आपने डीएलएड या बीएड किया होगा तो 3 तरीके पढ़े होंगे, एक पाठ्यक्रम केंद्रित, एक छात्र केंद्रित, एक शिक्षक केंद्रित। जो कि जरूरी है शिक्षार्थी केंद्रित और छात्र केंद्रित, जिसमें क्या जरूरी है, अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। सबसे अधिक जरूरी क्या है, इनमें से सभी नहीं है, नहीं तो सब हो जाता। बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक बच्चा नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाएंगे किसको। आप इन दीवारों को, ये ब्लैक बोर्ड को, ये कैमरा, ये लाइट को नहीं पढ़ाएंगे। आप सबसे पहले छात्र होने चाहिए, उन्हीं छात्रों को आपको पढ़ाना होता है। आइए, अधिगम का एक प्रवृत्ति है तथ्यों के, अरे याद करना कभी आ सकता है, कितनी बार मैंने बता चुका है, याद करना जहां है निगेटिव। पाठ्यक्रम में दिए गए विषय को याद, अरे फिर याद करना, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, ये सही है। परीक्षा की तैयारी क्यों करेंगे, परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं तो बच्चे बस डिग्री ले रहे हैं, उनको ज्ञान कुछ है ही नहीं है, अनुभव कुछ है ही नहीं, बस डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो आपको पहले अपना ज्ञान का निर्माण करना होगा, अपनी विचारधारा विकसित करनी होगी, उसके बाद होगा। करेक्ट, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन थे। मस्तिष्क उद्दीलन विधि, जॉन डीबी। जॉन डीबी तो एक प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा में आते हैं, ये है आसबोर्न। आगे आइए, इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। मस्तिष्क उद्दीलन विधि, एलेक्स आसबोर्न इनका पूरा नाम है, जिन्होंने ये दिया था, बाकी मैंने बता दिया। समकालीन सिद्धांत बचपन, समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं, बचपन को क्या मानते हैं, एक सामाजिक संरचना, एक सांस्कृतिक में परिवर्तन का, एक अधिक तनाव और चिंता का। बचपन को तनाव तो मान ही नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत हो। किशोरावस्था तक विकास का काल, बचपन, ये भी नहीं होगा। ये प्रवृत्ति काल सही होगा, ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है। कौन सी विशेष आवश्यकता वाले, मतलब कह सकते हैं निःशक्त बच्चे जो हैं उनके लिए कौन सी विधि होती है जो कार्य सही साबित होती है। तो इसमें कौन सी विधि है, केस स्टडी विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि, बताइए। विशेष आवश्यकता, ये आत्मनिरीक्षण विधि है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। बाकी आप इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं, गहन व्यक्तिकरण या उच्चारण प्रयोग, उनका निरीक्षण करके उनके बारे में बताया जाए तो ज्यादा बेहतर चीजें सीखेंगे। देखिए, मानसिक विमंदित बाल पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, किस पद के साथ, देखिए ये बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। मानसिक विमंदित पद किस, बौद्धिक पिछड़ापन होगा, बौद्धिक अयोग्यता, कमजोरी, पिछड़ापन, ये सही ऑप्शन होगा इसका, बाकी ये गलती है। आइए इसका स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। अरे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का, थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित है, कौन कौन सी। थार्नडाइक ने त्रिकारक बुद्धि दिया था, थार्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां, त्रिकारक, करे कि सामान्य 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 से अधिक, ये कोई बुद्धि है नहीं। भांग, संगीत, स्थानिक, ये तो हावर्ड गार्डनर ने दिया था, ये जो शब्द दिया ये हावर्ड गार्डनर ने दिया था। अमूर्त सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि ये दिया था थार्नडाइक ने, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
करे बुद्धि का वर्गीकरण हो ही गया। बहुकारक, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? देखिए फिर वही सवाल लगभग है। बहुकारक बीने एक कारक, एक कारक। जीम पियाजे का तो बुद्धि में आता नहीं है, बहुकारक बुद्धि है। बहु इनमें से थानडाइक, हाँ देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ये तो बुद्धि में आते नहीं है। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, बहु बुद्धि सिद्धांत, वो कह रहे कि इनमें से कोई नहीं, थानडाइक ये सही है। ये जो बहुकारक है अभी ऊपर हमने देखा भी था, ये थानडाइक है, तो डी ऑप्शन सही है। बड़ा गजब का ऑप्शन दे दिया है, इधर थानडाइक दे दिया, उधर छोड़ दिया है। कह रहे रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले और सफेद कार्ड कितने होते हैं? ये सब काले और सफेद और एक और कलर के कार्ड होते हैं, जिसमें ये काले और सफेद 5 कार्ड होते हैं। आइए इसके नीचे इसमें दिया भी होगा सब कुछ, देखते हैं कौन कितने प्रकार से स्याही धब्बा परीक्षण। RIT 10 स्याही धब्बे होते हैं, पहली बात तो इसमें 10 स्याही धब्बे होते हैं। ठीक, हरमन रोसा स्विट्जरलैंड के द्वारा विकसित किया। इस परीक्षण में अचेतन मन को जानने के लिए कुल 10 स्याही धब्बे का वाले कार्ड होते थे। ठीक, 5 कार्ड केवल काले और सफेद, जो ऊपर पूछा है 5 कार्ड जो हैं वो काले और सफेद होते हैं। और कह रहे हैं कि 2 कार्ड काले व लाल, 2 कार्ड जो है काले हैं और लाल है। 3 कार्ड जो है वो बहुरंगी है, अलग अलग रंगों के हैं। और 5 जो है कार्ड सफेद और काले हैं। तो यही ऑप्शन था, सफेद और काले हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, करे कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने के लिए स्मृति को तेज बनाता है। स्मृति को तेज तो बताएंगे नहीं, पुराने अधिगम को नए अधिगम में विभेदित करता है, एक दिवसीय रूप से सोचने में मदद करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजित कर। हाँ, अभिप्रेरणा का काम ही का है, रुचि प्रेरणा का। आप मोटिवेशन क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको मोटिवेशन देखते हैं तो आपके अंदर इच्छा या रुचि जागृत होती है, इंटरेस्ट जागृत होती है, जिससे आप उस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। आप पढ़ाई के लिए भी मोटिवेशन देखते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, ऐसे और सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनको सुनते हैं, आपको मोटिवेशन आता है। लेकिन ये मोटिवेशन बस 5 से 10 मिनट रहता है, आगे तुरंत ये मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तब आपके आंतरिक मोटिवेशन है वही काम आएगा। जैसे हमारे लिए मोटिवेशन है कि आप वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन हो गया, सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन होगा। नहीं तो फिर इतनी गर्मी में हमें यहाँ खड़े होकर चिल्लाने की क्या जरूरत है? आपके मोटिवेशन के लिए ही अपने कर रहे हैं। हमको अपने मोटिवेशन है कि हम अच्छा करेंगे तो बच्चे हमें पसंद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? मतलब यह कथन है आंशिक रूप से सत्य। एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो ये एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। आंशिक रूप से सत्य नहीं, ये तो सत्य है। कदाचित सत्य है, ये भी सही है। असत्य, ये दोनों तो नहीं होगा, कदाचित सत्य है। ये सत्य भी है, कदाचित सत्य भी है, 2 तरीके का देखिए दिया है यहाँ पे। हम भावना अंदर क्रिया सामाजिक समूह देखिए सब दे दिया। अधिगम में देखिए ये सवाल मैं इतनी बार करा चुका हूं, हर बार प्रैक्टिस सेट हो PYQ सब में एक बार आता है, लेकिन आप याद नहीं करते हैं। कितनी बार मैंने थ्योरी में भी इसको, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? प्रभाव का नियम कितने दिया? पावलाव जो थे वो क्या दिए? शास्त्रीय अनुबंधन, कुत्ते पे प्रयोग, पावलाव कुत्ते पे प्रयोग, स्किनर क्रिया प्रसूत या कह सकते हैं अनुकरण द्वारा। ठीक, वाटसन ने क्या दिया? ये तो व्यवहारवादी थे जिन्होंने बताया कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनको जो चाहूं वो बना दूं। थॉर्नडाइक थे वो प्रयास एवं त्रुटि, उन्होंने प्रयास, अभ्यास और प्रभाव का नियम दिया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 24
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान। मैंने ये विकास के सिद्धांत मैंने कराए हैं, जाके आप प्लेलिस्ट बना दी है कि जो बाल विकास का थ्योरी है उसके लिए प्लेलिस्ट है, जितनी थ्योरी मैंने कराया उसमें सारे सिद्धांत को मैंने बताया। लेकिन आप देखेंगे तब तो, एक बार जाके देखिए, फिर आके सवालों का जवाब दीजिए ना। नहीं होगा तो फिर मैं हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। देखिए ये निरंतर विकास का सिद्धांत है, विकास निरंतर चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। परस्पर संबंध है कि हाँ ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, सब में आपस में संबंध है। किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था, ऐसा थोड़ी है कि बाल्यावस्था के बाद डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। समान प्रतिमान है कि एक दूसरे पे निर्भर करता है, तो ये तीनों सही है। नहीं पूछा है तो नहीं में ये सही हो जाएगा, ये बाकी गलती हो जाएगा। नहीं का भाई नहीं। आगे देखिए, लेकिन आप मोटिवेशन लाइए आंतरिक। कक्षा में छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो सीधा आपका जवाब देना चाहिए, हतोत्साहित कभी ना करना। प्रश्न जो भी बच्चे हैं पूछ रहे हैं उनको पूछने के लिए कहो, और सारे बोलो, और सारे प्रश्न पूछो और पूछो। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं, फिर भी आपको बच्चों को रोकना नहीं है, उनको पूछने देना है। आप अगले दिन स्टडी करके आइए, होमवर्क करके आइए, फिर बताइए क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, प्रश्न पूछने देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना ही बताता है कि आपकी जीवन चल रही है, आप जिंदा है। अन्यथा आप एक मुर्दे के समान है, वो भी कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं पूछता है, आप भी कुछ नहीं पूछ रहे दे रहे हैं बच्चों को। तो ये चीज़ है, प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रोकना नहीं चाहिए, अनुभूति नहीं देनी चाहिए, ये गलती है, प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें से आपसे 1-2 तो आपको होमवर्क ही देना है। आइए, इंडिकेटर कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? स्किनर को मैंने पढ़ाया है। क्रिया प्रसूत कितनी बार कह दिया? करे कि इनमें से सिद्धांतों में संबंधित नहीं है। अधिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित का अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना और व्यवहार रूपांतर तकनीक। त्रुटियों के माध्यम से सीखना तो थांडाई का है, तो ये तो ऐसा ही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किस में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। किशोरावस्था में तो बहुत अच्छे तरीके से, वयस्क अवस्था तक तो जाते हैं, प्राक नहीं। बाल अवस्था में वो अपने सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, मतलब वो अपने जो उनके सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं, उसमें वो अपनी बातें करते हैं, और जो सक्रिय सदस्य होती हैं। टोली की अवस्था, जिसको गैंग एज कहते हैं, टोली बना के बच्चे खेलते हैं। आजकल जो गांव है, गांव में टोली बना के बच्चे आसपास के खेत में पिच बना लेते हैं क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो इसी को गैंग एज कहते हैं, कि उसमें बच्चे अपने हो जाते हैं। जो बच्चे उनमें दूर हो जाते हैं उनको घर पोसुआ बच्चे कह दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? और यही आप लोगों के लिए है HW। क्वेश्चन नंबर 28 HW, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए और बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सही है कि नहीं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है आयोजन, उद्भव, प्रबोध, ये इंग्लिश में ही प्रबोध लिख दिया, संशोधन। प्रथम अवस्था सृजनात्मक, उद्भव, प्रथम अवस्था पूछ रहा है तो उद्भव, ताकि आप कोई चीज उद्भव करेंगे तो वो चीजें आगे बनाई जाएंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पियाजे, जीन पियाजे। जरूर 2 सवाल इनसे पूछा जाएगा। पहला का है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा का है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक, और ये कब से कब तक है? 7 से 11 तक, 7 से 11 तक। उसके बाद है औपचारिक,
जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा गलती हो रहा है, थोड़ी सी अभी हैबिट नहीं है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया जाएगा आगे चल के। तो ये होता है 11 से 16, 15 दिया है लेकिन मान लीजिए 16, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो करे द्वितीय अवस्था कौन है? पूर्व संक्रियात्मक। कहाँ है? पूर्व संक्रिया की अवस्था, सही ऑप्शन है। कितना आसान, चारों आपको पता चले, इसी में से कोई बोलेगा। इन चीजों को भी मैंने करा रखा है, लेकिन आप देखेंगे तब तो। देखिए, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। ये अभ्यास आपके लिए पूरा 30 क्वेश्चन आपका ये पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी चीजें हैं। मैंने थ्योरी बहुत सारा कहा, कोई भी जरूरी थ्योरी अभी बची होगी तो आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको पूरा करा देंगे। आप जानते हैं कि आप पेपर 1 हो, मान के चलिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये सीडीपी दोनों के लिए जरूरी है। बिना सीडीपी का आप 130 प्लस इसको नहीं करेंगे। जल्दी हम इसके लेके आएंगे कि 10 दिनों की तैयारी, मास्टर प्लान, क्या चीज़ें 10 दिन में पढ़ेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अभी आपके लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।